बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार वाजपेयी। आज आपकी क्लास वेल्डिंग से संबंधित होगी। वेल्डिंग क्या होती है और उससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे उसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं वेल्डिंग होती क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ठीक है आपको सब कुछ पता है, हमें सिर्फ एक लाइन बताइए वेल्डिंग क्या होती है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा दो समान या असमान धातुओं को एक विशेष तापमान पे दबाव या बिना दबाव के आपस में जोड़ी जाती है। वेल्डिंग के द्वारा धातु को जोड़ने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है और फिलर मेटल को पिघलाने के लिए उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो जोड़े जाने वाली धातु की अपेक्षा कम रखा जाता है, जिससे फिलर मेटल पिघलकर जोड़े जाने वाली धातु के पिघले हुए भाग से मिलकर एक मजबूत जोड़ बनाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिखे हैं उसको हल करेंगे। हमने बताया सबसे पहले वेल्डिंग की डिफिनेशन हो गई, ये दो लाइन जरूर जानकारी होनी चाहिए कि वेल्डिंग होती क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो उसके अंतर्गत सभी टूल्स वगैरह और गैस वगैरह, कौन सी गैस वेल्डिंग में क्या क्या लगता है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें दे रखा है कार्बन आर्क। देखो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, दूसरा कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, तीसरा इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग होती है, चौथा टिग वेल्डिंग होती है, पांचवा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है, प्लाज्मा वेल्डिंग होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी विधियां होती हैं। कि उसने पूछा है, इसमें ऑप्शन में दिया है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग या उपरोक्त सभी। तो ये सारी जो विधियां दी हैं ये सभी सही है। तो इसके लिए रेड पेन किधर है, चलिए इसके लिए क्या है, ये वाला जो उपरोक्त सभी ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में किया जाता है। तो आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देखी होगी या आपने की भी है, सभी लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग में किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है कि गैस वेल्डिंग में, दूसरा दिया है सबमर्ज्ड वेल्डिंग में, तीसरा दिया है आर्क वेल्डिंग में और चौथा दिया है कि उपरोक्त सभी में। तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किया जाता है। ये एक गोल रॉड होती है या एक वायर होता है जिसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, फिलर मेटल या फ्लक्स जो है वो चढ़ा होता है ना, उसी को पिघलाकर धातु को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो गया, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में, तो आर्क वेल्डिंग विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड का प्रयोग आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग बीड पर बने मैल को किस टूल द्वारा साफ किया जाता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं या बीड बनाते हैं तो उस पे क्या होता है, कुछ कार्बन वगैरह या स्लैग वगैरह जम जाता है, तो उसको किस चीज से हटाते हैं। ऑप्शन दे रखा है चिपिंग हैमर, दूसरा दिया है ब्रश द्वारा, तीसरा स्लैग ब्लॉक द्वारा, चौथा गेज द्वारा। तो जब हम वेल्डिंग बीड बनाते हैं तो मैल या कार्बन को साफ करने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं।
चिपिंग हैमर के द्वारा उसको कार्बन वगैरह को या स्लैग को हटाते हैं। हटाने के बाद फिर अलग है कि ब्रश वगैरह से साफ कर दें, वो अलग है। लेकिन पहले क्या है, अगर क्वेश्चन है वेल्डिंग बीट पर बने मैल को किस टूल द्वारा साफ किया जाता है, तो चिपिंग हैमर के द्वारा इसको साफ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है? आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है? ऑप्शन दे रखा है रेक्टिफायर मशीन, ट्रांसफार्मर मशीन। ट्रांसफार्मर मशीन एसी को एसी में देती है, मेन पावर एसी में देती है। ब्लो पाइप का उपयोग गैस वेल्डिंग जब करते हैं उस समय किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो रेक्टिफायर मशीन जो है वो एसी को डीसी करंट में बदलती है। तो क्वेश्चन भी था आर्क वेल्डिंग में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है? तो रेक्टिफायर का काम होता है कि वो एसी को डीसी सप्लाई में चेंज करती है। ये हो गया रेक्टिफायर मशीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के तार पर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। धातु के तार पर है ना फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वेल्डिंग टार्च कहते हैं या वेल्डिंग सेट कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कहते हैं? तो हमने अभी बिल्कुल बातचीत हुई थी कि इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, ये एक धातु का एक गोल धातु या वायर का टुकड़ा होता है जिसमें क्या चढ़ा होता है, फ्लक्स, पूरी बॉडी में फ्लक्स की कोटिंग की होती है। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु के तार पर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हमारा जो है ये सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वेल्डिंग विधि में पूरक धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम रखा जाता है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग जो होती है या ऑटोजीनियस या हेट्रोजीनियस या फ्यूजन वेल्डिंग या उपरोक्त सभी। तो हेट्रोजीनियस जो वेल्डिंग होती है वो क्या करती है, वो एक धातु को दूसरे धातु से भी आपस में जोड़ा जा सकता है और इसके लिए इसकी जो गलनांक जोड़ने वाली धातु की इसको जोड़ने वाली धातु से इसका टेम्परेचर जो है वो कम रखा जाता है। किसमें? हेट्रोजीनियस में। ठीक है ना। क्वेश्चन भी यही था, कौन सी वेल्डिंग विधि में पूरक धातु का गलनांक जोड़ने वाली धातु से कम रखा जाता है? तो हेट्रोजीनियस जो होती है उसका जो गलनांक होता है वो जोड़े जाने वाली धातु से कम रखा जाता है। हेट्रोजीनियस ये आपका सही है। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग टार्च के किस भाग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस मिलती है? क्वेश्चन फिर से देख लेना। वेल्डिंग टार्च में है ना, वेल्डिंग टार्च क्या होती है? जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें वेल्डिंग टार्च का प्रयोग करते हैं। तो वेल्डिंग टार्च के किस भाग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस मिलती है? टिप में मिलती है। तो टिप क्या होता है? नीचे का पॉइंट होता है। टिप जो होती है उसके द्वारा गैस निकलती है ना। तो वो क्या होता है? और दूसरा क्या है? हैंडल। हैंडल को क्या करते हैं? ब्लो पाइप के हैंडल द्वारा पकड़ा जाता है। तीसरा क्या है? मिक्सिंग चैम्बर। और चौथा है रेगुलेटर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन वेल्डिंग टार्च के किस भाग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस मिलती है? तो मिक्सिंग चैम्बर में जाकर ये दोनों गैसें मिल जाती हैं। तो मिक्सिंग चैम्बर जो है ये थर्ड वाला ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लो लैंप द्वारा किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है? आर्क वेल्डिंग की जाती है। आर्क माने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ब्लो लैंप द्वारा किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है? आर्क वेल्डिंग नहीं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है। ब्रेजिंग भी नहीं की जाती है। गैस वेल्डिंग भी नहीं की जाती है। और सब्जर्ड वेल्डिंग जो होती है वो ब्लो लैंप के द्वारा सब्जर्ड वेल्डिंग की जाती है।
ये सब याद करते चलो क्वेश्चन कि ब्लो लैंप द्वारा किस तरह की वेल्डिंग करते हैं, तो सबजल वेल्डिंग की करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में कौन सी चूड़ी कटी होती है। क्वेश्चन जरूर 2 बार देखा करो, किसके बारे में पूछ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में कौन सी चूड़ी कटी होती है। एक्मी चूड़ी कटी होती है कि लेफ्ट हैंड कटी होती है कि डबल स्टार्ट कटी होती है कि राइट हैंड कटी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी कटी होती है, राइट हैंड कटी होती है, जबकि एसिटिलीन गैस जो होती है, एसिटिलीन सिलेंडर होती है, उसमें लेफ्ट हैंड कटी होती है। ऑक्सी प्लस एसिटिलीन, है ना, गैस बिल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस जो होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑक्सीजन में राइट हैंड चूड़ियां कटी होती है सिलेंडर में, जबकि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में लेफ्ट हैंड चूड़ियां कटी होती हैं। और ये पूछ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में तो राइट हैंड चूड़ी कटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन है सीमलेस स्टील होती है कि स्टेनलेस स्टील होती है कि कार्बन स्टील होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं तो आप कह सकते हो सीमलेस स्टील के बने होते हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सीमलेस स्टील के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लेटों को सटाकर जोड़ने को क्या कहते हैं। लैप जॉइंट नहीं, मालूम है वो ओवरलैपिंग कहते हैं, जो एक के ऊपर एक प्लेटें रख दो वो लैप जॉइंट। बट जॉइंट नहीं, स्क्वायर जॉइंट नहीं, इनमें से कोई नहीं। 2 प्लेटों को सटाकर जोड़ने को इनमें से कोई नहीं वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लेटों को के किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर कौन सा जोड़ कहलाता है। ठीक है ना, फिर से देख लो, 2 प्लेटों के किनारों को, 2 प्लेटें हैं उनके किनारों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है ना, तो वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे कोई चीज तो क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ऑप्शन में दिए हैं बट ज्वाइंट, दूसरा दिया है लैप ज्वाइंट, तीसरा दिया है टी ज्वाइंट और चौथा स्क्वायर ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट जो ओवरलैप हो गया, लैप ज्वाइंट होता है वो 2 प्लेटों के अगर कोई प्लेटें हैं उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो लैप ज्वाइंट कहलाता है, ओवरलैपिंग वाले, ठीक है ना। तो ये लैप ज्वाइंट कहलाता है। इसके बाद अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का प्रेशर या दबाव कितना होता है। किसमें पूछ रहा है, एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है। तो एसिटिलीन सिलेंडर में ऑप्शन दे रखा है कि 200 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 350 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर, कि तीसरा दिया है 250 पाउंड इंच स्क्वायर, कि चौथा दिया है 400 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर। तो एसिटिलीन सिलेंडर में पूछ रहा है गैस का प्रेशर कितना होता है। तो एसिटिलीन जो सिलेंडर होते हैं उसमें गैस का जो प्रेशर या होता है या दबाव होता है वो 250 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर होता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का प्रेशर कितना होता है, 250 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर या रंग कैसा होता है। तो ये एसिटिलीन का कैसा होता है, ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है लाल या रेड, दूसरा दे रखा है ब्लैक या काला, तीसरा दे रखा है हरा व ग्रीन और चौथा दे रखा है पीला या येलो। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का पूछ रहा है कलर, तो मालूम होना चाहिए एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो कलर होता है वो रेड या लाल होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर काला या ब्लैक होता है। तो ये पूछ रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर तो लाल होता है, रेड होता है ना। ये पहचान होती है जब 2 सिलेंडर रखे जाते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों सिलेंडर रखे जाते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे, ऐसे ही पहचाना जाता है कलर के द्वारा।
जो रेड कलर का है वो समझ जाओ कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और जो ब्लैक कलर का है तो वो पहचान है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का है। ठीक है ना। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। कह रहा है एसी वेल्डिंग भी होती है, उसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती, कि डीसी में नहीं होती। तीसरा कह रहा है रेक्टिफायर। चौथा सिलेंडर। रेक्टिफायर का तो उपयोग अभी हमने बताया था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी करंट को डीसी कन्वर्ट में परिवर्तन करता है। और ये लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती, तो एसी वेल्डिंग में जो है उसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्टिंग के लिए कौन से सुराख का प्रयोग किया जाता है। पहला है अंदरूनी, दूसरा है चूड़ीदार, तीसरा है टिप, और चौथा है नेक टाइप का। तो बोल्टिंग के लिए थ्रेडिंग है ना, चूड़ीदार जो है वो सुराख प्रयोग किए जाते हैं बोल्टिंग के लिए। भाई बोल्ट डालने के लिए क्या होती है, बोल्ट में भी थ्रेड होते हैं, तो अगर उसमें भी थ्रेड होंगे तो बोल्टिंग तो दोनों में चूड़ियां आपस में बैठ जाएंगी। तो बोल्टिंग के लिए कौन से सुराख प्रयोग किए जाते हैं? चूड़ीदार थ्रेड बने होते हैं, उनको उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग बूथ की दीवारों का कलर या रंग कैसा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते रहते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से खूब प्रैक्टिस करो। ये अभ्यास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, खूब प्रैक्टिस करो। 200-250 क्वेश्चन पर डे अपना प्रैक्टिस करते रहो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग बूथ की दीवारें जो होती हैं जहां पर वेल्डिंग की जाती है उनकी दीवारों का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। येलो होता है, पीला कर दिया जाता है, कि ब्लैक कर दिया जाता है, कि लाल कर दिया जाता है, कि हरा किया जाता है। तो वेल्डिंग बूथ की जो दीवारें होती हैं या जो वेल्डिंग रूम होता है उनकी जो दीवारें होती हैं वो काले कलर की कर दी जाती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं। वेल्डिंग बूथ की दीवारें जो हैं वो ब्लैक कलर की कर दी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक है। जहां पर वेल्डिंग होती है उस रूम में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तीसरा है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, चौथा है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो वेल्डिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? वेल्डिंग के लिए हमें 3000 कम से कम डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक है। तो ये वाला 3000 ये सब बिल्कुल रट लो कि वेल्डिंग के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। वेल्डिंग की दीवारें कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होना चाहिए, एसिटिलीन का सिलेंडर गैस का कलर कैसा होना, ये अच्छी तरीके से पूरी रटाई करते चलो। इसीलिए हम इसका अभ्यास करते रह रहे हैं और इसके बाद खूब अभ्यास करते रहेंगे। परमानेंट अब एग्जाम है तो आप लोग रोज वीडियो देखते रहिए, रोज इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमको ऊष्मा जो है वो या विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती, कैसे मिलती है। तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है, कि जनरेटर के माध्यम से आती है, कि रेक्टिफायर के माध्यम से आती है, कि उपरोक्त सभी आपके सही है। तो पूछ रहा है वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे वेल्डिंग में आती है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के माध्यम से वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर पहला वाला जो है ऑप्शन वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रख कर जोड़ लगाया जाए तो उस जोड़ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। फिर तरीका समझ लो। जब दो, देखिए इस तरीके से कई क्वेश्चन आए, ज्वाइंट के हैं सब, तो ज्वाइंट में कई प्रश्न बनते हैं, तो सब अलग अलग थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर, माने एक प्लेट आपकी ये है, इसके ऊपर एक प्लेट हमने ये समकोण पर रख दी,
ठीक है ना। तो कह रहा है एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जोड़ लगाया जाए तो उस जोड़ को क्या कहते हैं। ऐसा हो गया तो इस जोड़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बट ज्वाइंट कहलाता है, कॉर्नर ज्वाइंट कहलाता है, टी ज्वाइंट हो गया कि एज ज्वाइंट हो गया। तो जब एक के ऊपर एक समकोण पर रखा जाती है प्लेट तो क्या होता है, वो टी ज्वाइंट कहलाती है। टी ज्वाइंट माने ये थर्ड वाला जो है ऑप्शन ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैनुअल मेट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनना, मैनुअल मेट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा फिलर मेटल के रूप में कि बेस मेटल के रूप में कि इलेक्ट्रोड के रूप में कि फ्लक्स के रूप में। तो मैनुअल मेट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को जो है हमने बताया है इलेक्ट्रोड के ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है, फिलर मेटल की कोटिंग की जाती है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है मैनुअल मेट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, फिलर मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिलर मेटल की जो है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को कैसे रखा जाता है। फिर से देखो स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को कैसे रखा जाता है, निगेटिव पोजीशन में कि नेगेटिव पॉजिटिव में कि सम में कि पॉजिटिव में। तो स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को निगेटिव में रखा जाता है, माइनस में निगेटिव में रखा जाता है, माने ये वाला जो है ये आपका ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग की दिशा में झुकाव कैसा होता है। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग की दिशा में झुकाव कैसा होना चाहिए। 0 से 10 डिग्री आपका होना चाहिए झुकाव, कि 10 से 20 डिग्री में होना चाहिए, कि 0 से 20 डिग्री होनी चाहिए, कि 20 से 40 डिग्री होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग की दिशा में हमारा झुकाव जो है वो 0 से 20 डिग्री के मध्य होना चाहिए, 0 से 20 डिग्री के मध्य होना चाहिए। तो ये वाला जो है ऑप्शन ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी है कि वेल्डिंग में प्रीहीट तापमान कितना होना चाहिए। ये देख लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेल्डिंग में प्रीहीट जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 250 से 400 डिग्री, 200 से 300 डिग्री, 500 से 1000 डिग्री, 2000 से 4000 डिग्री। तो वेल्डिंग में प्रीहीट टेम्परेचर जो है एक निश्चित 1 डिग्री और एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। जैसे 250 से 400 डिग्री है, ये क्या है, एक निश्चित समय के लिए, जैसे आधा घंटा के लिए, 30 मिनट के लिए इसको रखा जाता है। तो इसमें अगर आ जाए वेल्डिंग में प्रीहीट तापमान कितना होना चाहिए, तो उसमें समय भी निर्धारित होता है कि 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 30 मिनट तक ही रखा जाना चाहिए। इसके बाद और हम नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉन फेरस धातुओं का ज्वलन ताप गलनांक से कितना होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, नॉन फेरस धातुओं का ज्वलन ताप गलनांक से कितना होता है, अधिक होता है कि अनिश्चित होता है कि अनुमानित होता है कि कम होता है। नॉन फेरस धातुओं का ज्वलन ताप गलनांक से अधिक होता है ना। तो अधिक होता है माने ये जो पहला दिया है अधिक होता है, ठीक। नॉन फेरस धातुओं का ज्वलन ताप गलनांक से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो उसकी लेंथ कितनी होती है। कह रहा 150 से 300 मिलीमीटर तक होती है, कि 100 से 200 मिलीमीटर तक होती है, कि 300 से 400 मिलीमीटर होती है, कि 250 से 450 मिलीमीटर होती है। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है वो आती है 250 से 450 mm,
है ना, 250 से 450 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। फिर से क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोड का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। उसकी लंबाई से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है, कि उसकी चौड़ाई या विड्थ से लिया जाता है, कि उसकी गोलाई से लिया जाता है, कि कोर वायर के व्यास से। तो इलेक्ट्रोड का साइज मालूम होना चाहिए। अब हमेशा याद रख लेना कि इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। तो कोर वायर के व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। और आता लंबाई में किस साइज में आता है, 250 से 450 mm तक आता है। और इसका साइज कहां से लिया जाता है, कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का वह भाग जहां इलेक्ट्रोड पकड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ते हैं जब वेल्डिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोड होल्डर में जब इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं तो कह रहा है वो कौन सा भाग होता है। उसको स्टेबल एंड कहते हैं, कि वो हैंडल कहलाता है, हैंडल को पकड़कर आप वेल्डिंग करते हो, कि स्पेंडल वो इलेक्ट्रोड रॉड जो होती है वो वेल्डिंग में स्पेंडल को पकड़ते हो, कि वेयर एंड पकड़ा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड को जो हाथ से हम पकड़ते हैं जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं। तो जिस भाग को इलेक्ट्रोड के पकड़ते हैं उसको हम स्टेबल एंड कहते हैं। ये स्टेबल एंड को पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेबल एंड में क्या होता है, उसमें कोई आपका जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स नहीं चढ़ा होता है, अर्थात वो रॉड खाली होती है। उसके बाद स्टेबल एंड के बाद जो है वो उसके बाद फ्लक्स की कोटिंग होती है, ठीक है ना। तो वो उसको कह सकते हो आप नंगा भाग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरोसिटी किसे कहते हैं। तो पोरोसिटी क्या कहलाता है, वेल्डिंग करने के बाद छोटे छोटे सुराग हो जाते हैं, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी ऑफ वेल्डिंग कहते हैं कि स्लैग जमा हो जाता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्लैग जमा हो जाता है, कार्बन वगैरह मल वगैरह जमा हो जाता है, तो वो कहलाता है कि पोरोसिटी ऑफ वेल्डिंग हो गई। कि जाब में जो टेढ़ापन आ जाता है तो वो पोरोसिटी कहलाता है। कि चौथा कि इनमें से सभी गलत है, कोई नहीं सही है। तो पोरोसिटी किसे कहते हैं, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि पोरोसिटी किसे कहते हैं। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी धातु पर या प्लेटों पर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के पश्चात हम लोग कभी कभी देखते हैं उसमें छोटे छोटे से छिद्र या होल आ जाते हैं, तो वो कहलाती है कि पोरोसिटी हो गई, वेल्डिंग में पोरोसिटी हो गई। तो पोरोसिटी किसे कहते हैं, वेल्डिंग करने के बाद छोटे छोटे जो सुराग बन जाते हैं वो पोरोसिटी कहलाती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की हॉज पाइप जो होती है ना, गैस वेल्डिंग में करते हैं तो उसमें एक पाइप लगी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है जो ब्लो पाइप में आती है, सिलेंडर से ब्लो पाइप में आती है। तो ऑक्सीजन में भी एक होती है, उसकी ब्लो पाइप हॉज पाइप जो है उसमें ब्लो पाइप में आती है। और एक एसिटिलीन सिलेंडर से भी हॉज पाइप जो है वो भी ब्लो पाइप में आती है। तो कह रहा है ऑक्सीजन वाली जो हॉज पाइप होती है वो किस कलर की होती है, लाल होती है कि हरी होती है कि काली होती है कि पीली होती है। तो देखो जो ऑक्सीजन की हॉज पाइप होती है वो काली होती है, जबकि एसिटिलीन सिलेंडर से जो हॉज पाइप आती है ब्लो पाइप के लिए वो लाल होती है। तो ये पूछ रहा था ऑक्सीजन वाली, तो ऑक्सीजन की हॉज पाइप काली जबकि एसिटिलीन की लाल, है ना। तो इस तरीके से ये आपके कुछ हमने वेल्डिंग के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। तो ये हमारा आज वेल्डिंग का जो चैप्टर रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका हमने अभ्यास या प्रैक्टिस किया। आई होप कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये पसंद आए होंगे और इसका खूब अभ्यास कीजिए। देखिए ये अभी नहीं, इसके बाद हम बहुत सारे, इसके बाद रोज हम इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो इसका खूब अभ्यास कीजिए। और अगर जल्दी में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जल्दी जल्दी हो गया तो आप दोबारा भी इस वीडियो को
देखकर अच्छी तरह समझिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट्स करके हमको बताइए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग विशेषकर सब्सक्राइब कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।